मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं वे मेरे ख्याल से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। या जैसे ही 12th में था मेरे दिमाग में ये था कि कोई एक जल्दी से जॉब लेके फिक्स इनकम ऐसा क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक ऐसा लग गया कि अब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है। सब लोग कहते थे तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि आइडियोलॉजी बेकार है, ये जिसने भी बोला है ये खराब है। मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता हो कि इसमें कुछ ना कुछ मुश्किलें आएंगी। मेहंदी जब सहती प्रहार ललनाओं का बनती श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं तब उन्हें हम अपनाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया न विघ्नों में रहकर नाम किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जोश टॉक में। मेरा नाम है मोहित शुक्ला, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ MSSSC नोट्स। आज मैं आप सबके सामने आया हूं अपनी कहानी लेकर। आप सब मुझे जानते होंगे एक हिंदी के शिक्षक के रूप में। लाखों विद्यार्थी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज यहाँ तक पहुंचने तक का जो हमारा सफर रहा है वे किस तरीके से यहाँ पर पहुंचा। तो मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ है। मेरे पिता एक निजी संस्था में अध्यापक हैं। जब किसी भी बच्चे का जन्म मिडिल क्लास फैमिली में होता है तो जन्म के साथ ही उसके साथ बहुत ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। तो मेरी फैमिली में अगर मैं बात करूं तो हम 3 भाई हैं, मैं उनमें से सबसे छोटा हूं। तो सबसे छोटे भाई होने का एक यहाँ पे कह सकते हैं एक फायदा ये हो जाता है कि जो बड़ा भाई होता है उसकी जितनी भी चीजें होती हैं वे गिफ्ट में बाद में मेरे पे मिल जाती है, यानी सबसे छोटा है जो उसको मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि स्कूली में बात करें तो स्कूल में जैसे बड़े भाई को जो किताबें मिलती थी तो वो उन किताबों को रख देता था पढ़ने के बाद, ताकि जो छोटा भाई है वे जब बड़ा होगा मेरी क्लास में आएगा तो वो उन किताबों को यूज करेगा, उसको नई नई खरीदनी पड़ेगी। जो कपड़े होते थे, जब बड़े भाई के जो कपड़े हैं वो जब छोटे हो जाते थे तो ये हो जाता था कि वो कपड़े हमें मिल जाएंगे और वो हमारे लिए नए हो जाएंगे। जैसे कभी किसी शादी वगैरह में जाना हुआ, किसी फंक्शन में जाना हुआ तो ये होता था यार नए कपड़े नहीं है, तो ये होता भाई का वो कपड़ा देखो जो नया वाला था वो छोटा हो गया, तुम पहन लो, देखो तुमको अगर आ जाए तो तुम उसको पहन के जाओ। भले ही कैसा भी ढीला ढाला सा रहता था, लेकिन उसको जैसे ही पहना मस्त लग रहे हैं, मम्मी ने एकदम मस्त कंघी वगैरह कर दिया, लग गया कि हाँ एकदम मस्त राजा बेटा लग रहा हो, चलो निकलो। मतलब किसी चीज का कोई पछतावा नहीं होता है कि हम क्यों हैं या कौन सी चीज हमें नहीं मिल पा रही है, इसका कोई भी पछतावा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड पर पहुंचता हूँ, तभी हमें समझ में आ जाता है कि ये है हमारी फैमिली की कंडीशन। और मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं वे मेरे ख्याल से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाती है कि उनकी फैमिली की कंडीशन कैसी है। यानी अब वे जो सोच रहे हैं क्या वे पॉसिबल है। बच्चे ने फादर से बोला कि पापा मुझे ये करना है, तो पापा बोले ठीक है कर लेना। तो वहीं से एक बच्चे को बिना बोले ही बच्चे के अंदर से ये फील आ जाता है कि यहाँ पर ये चीज जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, या ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे शक्ल देख के समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने वाली है। फिर भी अब जैसे मैं 10th में पहुंचा तो मैंने समझ लिया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बर्डन है फैमिली का उसको कम करना चाहिए, या जो मेरा जो बर्डन है, जो मेरे जैसे मेरे कपड़े हो गए, मेरे स्कूल की फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गई, या मुझे जो आगे करना है उसके लिए, या मेरे जो भी एक्सपेंसेस है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने सबसे पहला काम किया कि ट्यूशंस खोजना शुरू किए अपने दोस्तों के थ्रू, अपने फैमिली में या कहीं भी जाते थे तो बोलते थे यार अगर मुझे कोई ट्यूशन मिल जाता तो मजा आ जाती पढ़ाते। और फैमिली जैसा कि बताया था कि फादर भी मेरे टीचर हैं और बड़ा भाई था वो भी टीचर है, तो फैमिली में टीचिंग का एक माहौल बना हुआ था। तो मुझे कुछ ट्यूशंस मिले, क्लास 10 से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो वहां से मतलब क्लास 10th से ही फिर मैंने अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां थी मैंने अपने ऊपर ले ली। मतलब हमेशा ये सोचा था कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जहां पर मुझे पापा से इस चीज के लिए मांगना पड़ जाए, या फैमिली में किसी से भी ये कहना पड़ जाए कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है आप मुझे दो। तो मैंने ये 10th से ही अपना एक नियम बना लिया था। फिर धीरे धीरे जैसे ही मैं 12th तक पहुंचा, तो 12th तक पहुंचने के बाद मुझे अपनी फैमिली कंडीशन देखते हुए ये समझ में आ गया था कि मुझे अब एक जॉब की जरूरत है, क्योंकि अगर मुझे आगे कुछ बड़ा करना है तो मुझे कम से कम एक ऐसा फिक्स इनकम मिलना चाहिए जिससे मैं कुछ आगे बड़ा कर सकूं। एक नॉर्मल जो 12th में जो बच्चा होता है वो क्या सोचता है, वे सोचता है कि मैं 12th में हूँ, अगले साल मैं कोटा जाऊंगा या कुछ ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करूंगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। यह जैसे ही 12th में था मेरे दिमाग में ये था कि कोई एक जल्दी से जॉब लेके फिक्स इनकम ऐसा क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे,
अपनी जो भी दिल में इच्छा है, जो भी ड्रीम है, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर क्या बात होती है, फिर ये सोचते हैं कि अभी एज तो यार 16, 17, 18 भी पार नहीं हुए हैं और अभी 12th में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जॉब है जो हमें मिल सकती है। तो दिमाग में आया जो डिफेंस की जॉब होती है उसके लिए बहुत ही लिमिटेड, मतलब आपको 16-17 की एज तक में आपको वहां से आप एलिजिबल हो जाते हो। तो 12th पास हुआ तो मैंने एयरफोर्स का फॉर्म डाल दिया। तो एयरफोर्स का फॉर्म डाल दिया, कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे एग्जाम होना है, कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन किया, ना ही कोई डिफेंस में, कोई फैमिली में भी कोई डिफेंस में नहीं था कि कोई आइडिया दे पाए कि इसका एग्जाम कैसे होता है। बस गए एग्जाम देने, तो बस वहां पे जो जो इंस्ट्रक्शंस देते गए कि अब आप लोग का रिटन एग्जाम होगा, तो ठीक है रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम दिया, थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसमें मैं क्वालिफाई था। फिर उसके बाद अब आप लोग का फिजिकल एग्जाम होगा, फिजिकल एग्जाम हुआ, उसमें जो जो चीजें थी, जो जो पैरामीटर्स थे, वो मैंने क्वालिफाई कर लिए। उसके बाद फिर आपकी रनिंग होती है एंड उसके आगे का प्रोसेस जो इंटरव्यूज वगैरह होता है, वे सारे पैरामीटर्स मैंने क्वालिफाई कर लिए। तो यहाँ से एक ऐसा लग गया कि अब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पर अचीव कर लिया था। सिर्फ आखिरी एक चीज बची थी, वो था मेडिकल। तो ये हुआ था मेडिकल में क्या दिक्कत है, हाथ पावर सब कुछ एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ से। तो आगे जब बढ़े तो घर में मैं मेडिकल के लिए लगभग 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, तो मैं जब से ही वहां से फिर घर वापस आया तो सबके आंखों में एक खुशी का आंसू था, एक अलग सी एक उम्मीदें थी। मतलब मैं जब घर से निकला था ना, तो लोगों ने उस मतलब जब घर से निकल रहे थे तो वो ऐसा उम्मीद नहीं थी। जब मैं घर से वापस आया तो उनके चेहरे का रंग ही अलग था, उनकी आंखों में एक अलग सी खुशी थी कि अब यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है, हमारी फैमिली के साथ कुछ अलग होने वाला है। लेकिन वो खुशी कहते हैं ना कि एक जैसे कि एक बड़ा सा अंधेरा सा कमरा हो और उसमें किसी ने एक माचिस की तीली जला दी हो, तो क्या होता है, तो एक उजाला हो जाता है। लेकिन वो उजाला कितने दिन तक चलेगा, थोड़ी देर तक, जितनी देर तक वो माचिस की तीली जलेगी, है ना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाद में जब मेडिकल हुआ तो मेडिकल में किसी कारण से मेरा मेडिकल अनफिट हो गया, तो वहां से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर से अंधेरा आ गया। अब क्या कर सकते थे, जितनी भी उम्मीदें थे सब खत्म हो चुकी थी। तो अब यहाँ से ये आ गया कि अब करे तो करे क्या। सब लोग कहते थे तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू जो भी करेगा, अगर तू मेहनत करेगा, अपना 100% देगा तो तुझे जरूर मिलेगा। मैंने यहाँ पर अपना 100% किया, मेरे से जितनी चीजें भी पॉसिबल थी मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये हुआ कि जो भी ये आइडियोलॉजी बनाया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि आइडियोलॉजी बेकार है, ये जिसने भी बोला है ये खराब है, मैंने तो अपना 100% दिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये चीजें दिमाग में हमेशा घूमती थी। फिर भी उस अंधेरे कमरे में मैंने भटका नहीं, क्यों, क्योंकि हाथ में कौन था, हाथ में फैमिली का हाथ था, इस वजह से मैं वहां पे भटका नहीं। फिर अपना फिर से वही कंटिन्यू कर लिया, फिर ग्रेजुएशन में फॉर्म डाल दिया और अपने इधर वनडे एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। वहां पे मैं ट्यूशंस भी कंटिन्यू किया हुआ हूँ, तो पढ़ाई के लिए टाइम कम मिलता था, तो आना जाना कोचिंग के लिए टाइम कम था। तो ये हुआ कि अगर हाथ में, मतलब दिमाग में आया था उस समय कि यार यूट्यूब से भी पढ़ाई होती है। उस समय 2016 की बात है ये, जहां पर कह सकते हैं कि उतना क्रेज नहीं था। खासकर हम प्रयागराज में बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक ना के बराबर क्रेज था यूट्यूब का। तो ये हुआ था कि यूट्यूब से ही पढ़ाई होती है, तो उसके लिए एक चाहिए स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन कैसे मिलेगा, तो स्मार्टफोन मिलने के लिए जो हमने ट्यूशंस पढ़ाए हुए हैं उससे कुछ पैसे, जैसे 4-5 महीने में कुछ पैसे इकट्ठे हुए, तो उसको पैसा इकट्ठा किया। फिर गए फैमिली में भैया हैं बड़े, तो उनसे कुछ पैसा उधार लिया, पापा से मांगा। तो सबने एक इकट्ठा करके लगभग महीने, मतलब सोचो प्लान 2 महीने पहले था, फिर वो मिला कब, 2 महीने बाद। तो ऐसा करके 2 महीने बाद हमने इकट्ठा करके क्या किया, एक स्मार्टफोन मंगाया और फिर उसमें मैंने यूट्यूब ओपन किया और वहां से पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ने लगा मैं यूट्यूब से, तो दिमाग मेरा क्या है कि हमेशा मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूँ, मतलब हमेशा हर चीज के लिए ये होता है कि यार ये चीज कैसे होती है, इसमें मुझे भी करना है। जो भी चीज है उसमें जो भी चीज दिखती है ये लगता है कि यार ये मैं भी कर सकता हूँ क्या। तो जब मैं यूट्यूब खोला तो यूट्यूब में दिखता था कि सामने वाला पढ़ा रहा है। अब जैसे मान लो मैंने मैथ्स की लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया, अब वो सामने वाला जो लेक्चर पढ़ा रहा है वो मुझे पहले से ही आ रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि यार ये चीज तो मुझे पहले से ही आ रही है, यानी अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं हो सकता हूँ इससे अच्छा एक्सप्लेन करके, उससे अच्छा करके मैं पढ़ा सकता था। लेकिन ये मिलेगा कैसे, फिर पता करना शुरू किया कि क्या इलाहाबाद में कोई है ऐसा जो इस प्लेटफॉर्म को यूज करता है। तो ढूंढने पे तो मिला नहीं, हो सकता हो कुछ टाइम कोई रहा हो, बट मुझे नहीं मिला। फिर क्या हुआ, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, दिमाग में चौबीसों घंटे यही चीज चलती थी, पढ़ते भी थे और ये भी चलता था कि क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए ये होता था कि कैसे करेंगे, उसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कैमरा चाहिए, मिनिमम एक माइक चाहिए, तो कैसे होगा। तो
एक आइडिया सडनली दिमाग में आया कि मेरे हाथ में वो जो ट्यूशन पैसे से इकट्ठा किया वो जो फ़ोन है, उस फ़ोन को उठाया और उसमें अब उसके लिए उसको टिकाने के लिए एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय यहाँ पे कहीं भी ट्राइपॉड मैंने खोजने की कोशिश की, मिला नहीं। जो मिलता था वो कैमरे वाला ट्राइपॉड मिलता था, वो बहुत कॉस्टली आता था, तो उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। तो मोबाइल स्टैंड के लिए कोई ट्राइपॉड नहीं मिल रहा था। तो क्या किया, घर में जो पुरानी इमरजेंसी हुआ करती थी, इमरजेंसी जब लाइट वाइट कटती है ना, तो इमरजेंसी का यूज़ होता है। तो वो इमरजेंसी हमारे घर में रखी थी, टूटी हुई थी। वो ऐसा करके लैंप मॉडल में थी, तो वो खराब थी। तो उसी में मैंने रस्सी बाँधा, मैंने और मेरे भाई ने, मेरा बीच वाला भाई मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। अब हमारा जो काम था, नया था और उसमें जो इन्वेस्टमेंट करनी थी उसका पता नहीं कि आगे क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये था कि इन्वेस्टमेंट ना के बराबर की जाए, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उसी की हेल्प लेके कैसे काम कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, बस यही था। तो हाथ में कलम थी, सामने कॉपी थी, तो कॉपी और कलम का यूज़ किया, जो भी पढ़ाना था, जो भी कंटेंट पढ़ाना था, उस पे लिख-लिख के पढ़ाना शुरू किया। लिखने में मेरी हेल्प मेरे भाई ने काफ़ी की, मेरी राइटिंग बहुत गंदी-सी है, तो मेरा भाई था, मैं उसको कंटेंट बताता था। कहते हैं ना, महाभारत लिखने के लिए गणेश जी की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरी महाभारत लिखने के लिए मेरे भाई की ज़रूरत पड़ी। तो जो भी कंटेंट था उसको वो लिखता था, मैं बोलता था तो वो लिखता था। फिर वो धीरे-धीरे मैंने वीडियोज़ डाला, फिर जब वीडियोज़ डाला तो कुछ ख़ास व्यूज़ नहीं आए और टाइम लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी ना, कि यहाँ पर कोई भी ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं थी। एक ब्रॉडबैंड सर्विस थी, लेकिन वो बहुत अच्छी नहीं चलती थी और वो भी बहुत कॉस्टली थी, तो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये होता था कि अपलोड कैसे करेंगे, तो चौराहे पे नेट अच्छा चलता है, उस चौराहे पे जाके। तो लगभग 200-300 मीटर पे हमारे घर से एक चौराहा पड़ता था, वहाँ पे जैसे ही वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली, तो वहाँ पर जाते थे, खड़े होते थे, फिर मोबाइल से डेली अपलोड करते थे और दिन में 5 से 6 वीडियोज़, ये नियम बना लिया था कि डेली 5 से 6 वीडियोज़ बनाना ही बनाना है। तो जब भी एक वीडियो बने, तो इसका चौराहे पे जाओ, आधे घंटे दे के उसको अपलोड कराओ, फिर वापस आओ, फिर आगे के कंटेंट को तैयार करो, फिर अपलोड करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर जाके फिर वहाँ पे चौराहे पे जाके खड़े हो जाओ। रात को 10-10, 11-11 बजे तक मैं चौराहे पे खड़े होके वीडियोज़ अपलोड करा करता था। आने-जाने वाले देखते थे, ये कर क्या रहा है यहाँ पर मोबाइल लेके। तो ऐसा यहाँ से स्टार्टअप हुआ। फिर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कुछ खास व्यूज़ नहीं आ रहे थे। फिर भी ये लग रहा था कि अब पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, कुछ बस मतलब ये था कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता हो कि इसमें कुछ ना कुछ मुश्किलें आएँगी। और एक दिन ऐसा हुआ जहाँ पर मेरी वीडियोज़ में व्यूज़ आना स्टार्ट हुए। सडनली एक वीडियो हुआ जो वायरल हुआ। देन जैसे ही वो वायरल हुआ, मैं समझ गया कि यहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ से बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। फिर रेगुलर बेसिस पे 6-7 ऐसा करके लगभग 6-7 महीने तक कंटिन्यू 6-7 वीडियोस डाले एंड लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने के अंदर ही हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गया। तो जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स 2-3 महीने के अंदर ही मैंने क्रॉस कर लिए, तो ये हुआ था कि अब सबने कहा कि अब तो यार 1 मिलियन हो जाएगा। मैंने कहा यार अभी 1 लाख पहुंचे हैं, 10 लाख पहुंचना नहीं, 10 गुना आगे जाना है। तो 10 गुना आगे जाने के लिए जितनी मेहनत अभी की है, उसका 10 गुना मेहनत आगे करना है। तो चलो कोई नहीं, हो जाएगा, करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा था कि 1 मिलियन पहुँचेंगे। अब मेरे कितने भी सब्सक्राइबर्स, जैसे इस समय मेरे पास अभी लगभग 25 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। हम लोग 2.4 मिलियन, मोर देन 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड जल्द ही 25 लाख टच करने वाले हैं। तो जिस दिन ऐसा होने लगता है कि कुछ नया नहीं हो रहा है लाइफ में, उस दिन ये समझ लेना कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। कुछ अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब आप रुक गए हो। ठीक है? तो अपने कंफर्ट जोन से हमेशा निकल के रहो। हम कभी भी किसी कंफर्ट जोन में मत पड़ो और तुमने अगर बड़ा सपना देखा है तो पूरा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा और उसके लिए जितनी भी मुश्किलें हैं उसे भी आपको ही अपनानी पड़ेंगी। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। क्योंकि आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप जिंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं। और अगर ये सच है तो जोश स्टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहां एग्जैक्टली इसी चीज को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी हैं जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी,
आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।